जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। ओबीसी मतदाता जिधर, सत्ता की बागडोर उधर, यह बात राजनीतिक दलों को बाखूबी मालूम है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना की मांग करके ओबीसी वोटरों की गोलबंदी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों के ओबीसी प्रकोष्ठ के नेताओं को दिल्ली बुलाया है ताकि ओबीसी वोटरों का समर्थन जुटाने की रणनीति तय की जा सके। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पैठ बना चुकी भारतीय जनता पार्टी नवंबर में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है ताकि पिछड़ी जातियों के साथ उसका संपर्क और मजबूत हो सके। उधर बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जाति सर्वे करा रही है और जातिगत जनगणना पर खासी आक्रामक है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां समाजवादी पार्टी जातगत जनगणना को केंद्र में रखकर रैलियां, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर और सम्मेलन कर रही है। राजनीतिक दलों की इन कवायदों से लगभग यह साफ हो गया है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन की पार्टियों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड बेहद अहम होगा। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो को उठाकर देखें जिसमें हमने दलित और मुस्लिम वोटों के फार्मूले पर डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम देश में ओबीसी वोटरों को लेकर खेली जा रही राजनीतिक शतरंज में ओबीसी मोहरे कहां और किस जगह पर फिर बैठ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विपक्षी दल ओबीसी के वोटर को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। क्या भाजपा से अब ओबीसी मतदाता निराश हो चला है और क्या उसे इस बात का एहसास हो चला है कि उसने जिस तादाद में बीजेपी को सहयोग किया उसकी तुलना में उनके समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या भाजपा ओबीसी मतदाताओं के साथ वास्तव में धोखा कर रही है, जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आइए एक एक पॉइंट पर गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। राजनीतिक विश्लेषण जब तक पूरे ध्यान से और पूरा ना देखा जाए तब तक राजनीति की दिशा समझ में नहीं आती। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको 2024 की पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगामी चुनाव टेक्निकल होने जा रहा है। राजनीतिक शोधकर्ता 1980 से लेकर अब तक के सारे चुनावों का विश्लेषण कर रहे हैं। किस चुनाव में किन किन जातियों ने किन मुद्दों से प्रभावित होकर किस पार्टी को वोट किया था, इस तरह के आंकड़े खंगाल कर आगामी चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई जा रही है। देश में जातियों का समीकरण क्या है, यह बात भाजपा और कांग्रेस दोनों जानती हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है। 2011 में उसने जनगणना भी कराई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सब कुछ पता है। वहीं विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, शिक्षा और तमाम संसाधनों के जरिए सरकार के पास भी जातियों के संपूर्ण आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन यदि वह सार्वजनिक हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में नौकरी तथा राजनीतिक भागीदारी न मिल पाने के सवाल सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे। देश की आबादी में ओबीसी जातियों के लोग 42 से 52% हैं। इसलिए वोटरों के इस विशाल आधार वाले समुदाय का किसी भी संगठन की ओर झुकना उसकी जीत की गारंटी है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो बीजेपी को मिली बड़ी जीत में ओबीसी वोटरों की अहम भूमिका रही है। लोकनीति सीएसडीएम के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ओबीसी वोटरों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है। यहां एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है, ओबीसी में 2 तरह की जातियां हैं। इनमें कुछ जातियों को रसूख वाला समझा जाता है और कुछ कमजोर कैटेगरी में आते हैं। रसूख वाली ओबीसी जातियों की तुलना में कमजोर ओबीसी जातियों के वोट बीजेपी को और ज्यादा आकर्षित हुए हैं। ये जातियां अब तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की समर्थक रही हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों में इनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ दिखा है। बीबीसी हिंदी में दीपक मंडल के छपे लेख में बताया गया है कि लोकनीति सीएसडीएस के
सर्वे बताते हैं कि 1996 के लोकसभा चुनाव में रसूख वाली ओबीसी जातियों में से 22% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि सामाजिक रूप से कमजोर ओबीसी जातियों में से 17% ने बीजेपी को वोट दिया था। यानी आज से 27 साल पहले 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौरान रसूख वाले ओबीसी 22% भाजपा के साथ थे, जबकि कमजोर ओबीसी वर्ग की जातियां महज 17% ही उसके साथ जुड़ी थीं। 2014 आते आते स्थितियां बदल चुकी थी। इस चुनाव में रसूख वाली ओबीसी जातियों के 30% वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं गैर रसूखदार ओबीसी जातियों के 43% वोटरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ओबीसी जातियों का समर्थन और ज्यादा बढ़ गया। इस चुनाव में रसूख वाली ओबीसी जातियों के 40% वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया और वहीं कमजोर ओबीसी जातियों के 48% वोटरों ने बीजेपी को पक्ष में मतदान कर दिया। यह आंकड़ा 1996 की तुलना में दोगुने से ज्यादा हो गया। यही वजह रही कि भाजपा की सरकार फुल मेजॉरिटी में आ गई। बीबीसी हिंदी में छपे अपने लेख में दीपक मंडल ने लिखा कि सीएसडीएस में प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं 2014 और 2019 के चुनाव को देखें तो ओबीसी का वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से यह मांग हो रही है कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। इसकी मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और अब जब महिला आरक्षण बिल आया तो इसके अंदर भी ओबीसी महिलाओं के कोटे की मांग हो रही है। ओबीसी वोट पहले कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के पास था, लेकिन 1989 में और फिर इसके बाद बीपी सिंह सरकार की ओर से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद यह वोट जनता दल, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जनता दल एस जैसी पार्टियों के पास चला गया। 1989 से 2009 तक की राजनीति में इन दलों का खासा वर्चस्व रहा। इन दलों की भागीदारी लगभग हर गठबंधन सरकार में रही। 1991 में जनता नामधारी पार्टियों के पास 64 सीटें थीं, 14-15% वोट भी था, लेकिन 2014 में इनका वोट शेयर 8% रह गया और सीटें घटकर 30 से 35 तक सीमित हो गईं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी कहते हैं कि 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला था। 2019 के चुनाव में उसका दोगुना यानी 44% हो गया। उन्होंने कहा कि 44% ओबीसी वोट और उनकी 50% को कुल वोट फीसदी में तब्दील करेंगे तो ये 22% के आसपास बैठेगा, जबकि बीजेपी का वोट ही 38% है। वो कहते हैं कि इसमें ओबीसी वोटरों की 22% हिस्सेदारी का मतलब है कि बीजेपी को आधे से ज्यादा वोट ओबीसी वोटरों से मिले हैं, यानी ओबीसी समुदाय का हर दूसरा वोटर बीजेपी का वोटर है। यानी अब देखा यह जा रहा है कि ओबीसी तो भाजपा को खुले तौर पर इतनी बड़ी तादाद में वोट कर रहा है। भाजपा के कुल वोट परसेंटेज 38% में 22% ओबीसी है। इस लिहाज से भाजपा में उसे कितनी भागीदारी मिल रही है, यह मुद्दा अब विपक्ष उठाने लगा है। राहुल गांधी लगातार इस बात को हर मंच से उठा रहे हैं कि ओबीसी मतदाताओं को भाजपा ठग रही है। इसी वजह से बीजेपी अब इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में आ गई है। उसे बताना पड़ रहा है कि उसके 303 सांसदों में कितने ओबीसी सांसद हैं, उसके पास कितने ओबीसी विधायक हैं, उसके कितने ओबीसी मंत्री हैं। अमिताभ तिवारी कहते हैं कि यह बात इस ओर इशारा करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर अहम मुद्दा होंगे, जबकि विपक्षी पार्टियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी ओबीसी वोटरों के हित में कदम उठाने में हिचक रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने ओबीसी वोटरों का फायदा लिया कैसे। ओबीसी वोटर बटा हुआ है, खुद प्रधानमंत्री ओबीसी है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ओबीसी वोटरों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में लेने के लिए गैर रसूखदार ओबीसी जातियों को लुभाना शुरू किया। यूपी चुनाव में बीजेपी इस रणनीति का लाभ ले चुकी है। अब तो रोहिणी कमीशन बनाकर उसे संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। विश्लेषकों के मुताबिक यह कमीशन गैर रसूखदार और अति पिछड़ी जातियों को लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है। अमिताभ तिवारी कहते हैं बीजेपी ने हर राज्य में रसूख वाली ओबीसी जातियों के खिलाफ राजनीतिक गोलबंदी को बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र में मराठों, हरियाणा में जाटों
और यूपी में यादव के बरबक्स तुलनात्मक तौर पर सामाजिक रूप से कमजोर ओबीसी जातियों को बढ़ावा दिया गया। अमिताभ कहते हैं कि बीजेपी ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया और ओबीसी आरक्षण और दूसरी सुविधाओं का फायदा तो जाट यादव ले रहे हैं, गैर रसूखदार और अति पिछड़ी जातियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस तरह बीजेपी ने पिछड़ी जातियों में एक विभाजन पैदा किया। पिछड़ों में गैर रसूखदार और अति पिछड़ी ओबीसी जातियों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी के पाले में ज्यादा ओबीसी वोटर दिखे। ओबीसी वोटर 1989 से ही कांग्रेस से अलग हो गए थे। अब कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि ये ओबीसी वोटर ही हैं जिन्हें उसे वापस लेना है, लिहाजा कांग्रेस जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है और ओबीसी आरक्षण को 50% तक बढ़ाने की दलील दे रही है। अमिताभ तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष को लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर वोटरों को इकट्ठा करती है, इसलिए इसके खिलाफ जात की राजनीति करे तो ये इसकी काट बन जाएगी, वोटर उसके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन अब कास्ट पर क्लास हावी हो गई है। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सिर्फ 4% लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया था। इसलिए कांग्रेस की जात की रणनीति के सफल होने की संभावना कम है। लेकिन संजय कुमार का मानना है कि जातिगत आरक्षण, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा और पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण की मांग कांग्रेस को कुछ हद तक पिछड़ी जातियों का वोट दिलाएगी। इससे ओबीसी आधार वाली राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल और जनता दल सेकुलर जैसी पार्टियों को भी इसका फायदा हो सकता है। ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का मुखर होना उसे कुछ फायदा दिला सकता है, लेकिन इससे ओबीसी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उसके पास आ जाएगा, ऐसी संभावना अभी नहीं दिखती। सवाल उठता है कि विपक्षी दलों से इस बात की चूक कहां हो रही है जिससे ओबीसी वोटर उनसे छिटकता चला गया। इस पर थोड़ा गौर करते हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस जैसी पार्टियां ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की बात करती हैं। खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी बताने वाली समाजवादी पार्टी आरजेडी और जेडीयू तो दावा करती है कि वो ओबीसी आधार वाली राजनीतिक पार्टियां हैं और पिछड़ी जातियों को तवज्जो देती हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनकी रणनीति में चूक है। अमिताभ तिवारी कहते हैं कि इन दलों ने भले ही पिछड़ी जातियों को ज्यादा तवज्जो दी होगी, लेकिन ये पार्टियां इसका प्रचार करने में नाकाम रही हैं। आज कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों के हैं और बीजेपी का सिर्फ एक, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन कांग्रेस कभी यह बात वोटरों के सामने ठीक तरह से नहीं रख पाई है। राजनीतिक कम्युनिकेशन और नैरेटिव के खेल में कांग्रेस बीजेपी की तुलना में हमेशा पिछड़ती रही है। अब जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी जातियों को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं, क्या वह यह बात जनता को समझाने में भी कामयाब रहेंगे, यह अभी भी प्रश्न बना हुआ है। तो मित्रों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कृपया अवगत कराते रहे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।